यू नो वेरी वेल कि ग्लाइकोलाइसिस जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो उसकी ब्रेकिंग होती है, किसमें 2 मॉलिक्यूल्स, किसके पायरुविक एसिड के जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद जैसे आपको पता है कि पायरुविक एसिड के हवाले से, जैसे पायरुविक एसिड है तो उसके हवाले से डिफरेंट पाथवेज है। एक जैसे यू नो वेरी वेल कि एनएरोबिक पाथवे है, एनएरोबिक पाथवे जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से अगर एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनती है, अगर एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है तो उसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर एंड प्रोडक्ट जैसे अल्कोहल है तो उसे हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर एंड प्रोडक्ट जैसे अल्कोहल है, इथेनॉल, दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इसी तरह से अगर आगे जिस तरह से पायरुविक एसिड अगर लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन, इसी पायरुविक एसिड की लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन, लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसे आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन रिएक्शन, बिकॉज ये किसको लिंक करता है, लिंक करता है जैसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस को लिंक करता है जैसे क्रेब्स साइकिल के साथ, सिट्रिक एसिड साइकिल के साथ, टीसीए साइकिल के साथ लिंक करता है। कौन सा रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का नेम है लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन। लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम फिर जो है क्रेब्स साइकिल के अंदर दाखिल होगा, इंटर होगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो इसी तरह से लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन ये भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है, और इस लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन के अंदर होगा क्या, यू नो वेरी वेल कि जैसे पायरुविक एसिड एक जो 3 कार्बन कंपोनेंट है, 3 कार्बन कंपोनेंट है, इस रिएक्शन के दौरान एक जैसे इसी 3 कार्बन कंपोनेंट में 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और जो एसिटाइल कोएंजाइम ये बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम यकीनन 2 कार्बन कंपोनेंट है, 2 कार्बन का कंपोनेंट बनेगा, प्लस में NADH मॉलिक्यूल भी बनेगा, NADH। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन कहते हैं। और ये जो फिनोमेना है जिसमें पायरुविक एसिड से डी कार्बोऑक्सिलेशन भी होती है और ऑक्सीडेटिव डी कार्बोऑक्सिलेशन, व्हाई, बिकॉज इसमें NADH भी रिएक्शन है, डी कार्बोऑक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन के अंदर जो लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन, तो इस तरह से यकीनन जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, एक NADH का मॉलिक्यूल, और जैसे एक मॉलिक्यूल से जैसे होते तो ऐसे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, हर एक पायरुविक एसिड में एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक NADH और एक जैसे एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल बनेंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन और ट्रांजिशन रिएक्शन। अब हम इसकी लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे कि जैसे सबसे पहले प्रोसेस के अंदर जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड होगी। जैसे ये पायरुवेट है जो 3 कार्बन कंपोनेंट है, 1 2 3 कार्बन कंपोनेंट है, सबसे पहले जैसे एक ऑक्सीडेशन ऑफ इस पायरुवेट की होगी। इसमें जैसे पायरुवेट्स आर प्रोड्यूस साइटोसोल, जैसे ये पायरुविक एसिड कहाँ बना है, आपने देखा था कि ग्लूकोज से जैसे ये पायरुविक एसिड बना था, कहाँ बना था, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल के अंदर। कौन सी रेस्पिरेशन थी, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन थी। Because pyruvate is a charged molecule, it must enter into the mitochondria via active transport with the help of protein transport. अब ये पायरुविक एसिड को किसके अंदर इंटर होना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होना है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब इंटर होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए एक खास किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिससे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगा, इसकी मदद से ये जो पायरुविक एसिड दाखिल होगा। बट इस फॉर्म में अब नहीं, यकीनन इसके डिफरेंट जैसे स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में ये होता है कि जैसे ऑन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया पायरुवेट्स डू नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द क्रेब्स साइकिल। ये पायरुवेट डायरेक्टली जैसे क्रेब्स साइकिल या
सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर नहीं होगा। बट ये पायरुवेट जो किसमें चेंज होगा, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए देन क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर होगी। तो पायरुवेट सबसे पहले ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होते हैं, यही ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन इनकी मदद से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से देन इंटर तो होगा, बट फॉर्म क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम की सूरत में, एसिटाइल कोएंजाइम की सूरत में। बट दे अंडरगो ए इंटरमीडिएट फेज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट और लिंक रिएक्शन। बिकॉज लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ग्लाइकोलिसिस होती है और फाइनली जैसे क्रेब्स साइकिल है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इन दोनों को लिंक करने का जो रिएक्शन होता है उसे लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन कहेंगे। स्टेप कौन से होंगे, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं कि 3 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में डी कार्बोऑक्सिलेशन का प्रोसेस होगा। डी कार्बोऑक्सिलेशन यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसकी रिमूवल होगी फ्रॉम द पायरुवेट। जैसे ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड जैसे 3 कार्बन कंपोनेंट है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी। किस तरह से रिमूवल होती है, जैसे आप यकीनन इसमें देख रहे हैं कि जैसे ये COO कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई। ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल के अमल को हम कहेंगे डी कार्बोऑक्सिलेशन। रिमेनिंग क्या बचेगा, इसमें एसिटाइल अल्डिहाइड बचेगा। ये जो ग्रुप है इसे हम कहते हैं एसिटाइल अल्डिहाइड। पायरुवेट में जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, डी कार्बोऑक्सिलेशन का अमल होगा। जैसे आपको याद होगा हमने कल पढ़ा था कि जब लाइक कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की इनपुट हो रही थी तो उसे अमल को हम कहते थे कार्बन फिक्सेशन। बट यहाँ भी क्या है, इसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अब कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिमूव हो रही है। तो प्रोसेस इज कॉल्ड डी कार्बोऑक्सिलेशन। तो पहले स्टेप में जैसे 3 कार्बन कंपोनेंट था, उसमें 1 कार्बन वाला यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा, रिमेनिंग पार्ट बचा एसिटाइल अल्डिहाइड बचा। इस एसिटाइल अल्डिहाइड रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एसिटाइल अल्डिहाइड। एसिटाइल अल्डिहाइड बन गया जब डी कार्बोऑक्सिलेशन। देन NAD रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटाइल अल्डिहाइड। देन NAD रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटाइल अल्डिहाइड। ये दूसरा स्टेप जिसके रिजल्ट में NADH मॉलिक्यूल बनेगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा, इसी के साथ जब कोएंजाइम A ऐड होगा तीसरे स्टेप में, तो ये बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। कोएंजाइम में जो 2 कार्बन कंपोनेंट है। तो पहले स्टेप में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई, पहले स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई जिससे डी कार्बोऑक्सिलेशन। दूसरे स्टेप में जैसे NAD इज रिड्यूस्ड टू NADH। NAD रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटाइल अल्डिहाइड। क्योंकि आपको पता है कि ये पार्ट रिमेनिंग पार्ट और ये बचा है, इसे कहते हैं एसिटाइल अल्डिहाइड। एसिटाइल अल्डिहाइड से जैसे यकीनन रिमूव इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होके NADH बन गया। और तीसरे फेज में जैसे कोएंजाइम A जो होता है, कोएंजाइम A इसी एसिटाइल अल्डिहाइड्स के साथ नंबर 3 एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन 2 फ्रेगमेंट एसिटाइल अल्डिहाइड। एसिटाइल अल्डिहाइड 2 फ्रेगमेंट या 2 कार्बन का कंपोनेंट है। NADH जो इसमें तो प्रोड्यूस हो जाते हैं, NADH भी प्रोड्यूस हो गया और एसिटाइल अल्डिहाइड भी बना। आखिरी जैसे एसिटाइल ग्रुप जो है इज कंबाइंड विद कोएंजाइम। एसिटाइल ग्रुप या एसिटाइल अल्डी में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन कंपोनेंट है। अब जैसे हम कहेंगे कि पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए विद द रिलीज ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 NADH। ये ऐसा काउंट आगे जाके फाइनली जैसे हम लाइक काउंट बनाएंगे ATP मॉलिक्यूल्स का, तो यकीनन उसके अंदर इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो तीसरे स्टेप में जैसे फाइनली एसिटाइल ग्रुप इज कंबाइंड विद कोएंजाइम ए टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन के अंदर जैसे इसकी यकीनन एंट्री होगी कि पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए नाउ पार्टिसिपेट इनटू क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई जिसे कहेंगे डी कार्बोऑक्सिलेशन। रिमेनिंग पार्ट जो एसिटाइल अल्डिहाइड है, एसिटाइल अल्डिहाइड बन गया। इसका जो हाइड्रोजन था ये हाइड्रोजन इट इज रिमूव्ड बाय NAD, तो ये NADH हो गया। उसके बाद जैसे कोएंजाइम A जब इसके साथ अटैच हुआ तो ये एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपोनेंट है। एसिटाइल कोएंजाइम
2 कार्बन कंपोनेंट है। तो ये पूरा लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन है जिसमें हुआ एसिटाइल ग्रुप के साथ और रिमेन अब नेक्स्ट जो बन गया एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर 2 कार्बन कंपोनेंट, ऐसी चीजें याद करना जरूरी है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपोनेंट, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपोनेंट। अब ये 2 कार्बन कंपोनेंट क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर इंटर होगा। अब हम आते हैं क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के हवाले से डिस्कस करेंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल होगा कहाँ? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स पार्ट है उसके अंदर, मैट्रिक्स पार्ट जैसे हमने पढ़ा था सेल चैप्टर के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाइज अगर आपको याद हो कि माइटोकॉन्ड्रिया की किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। और इसी तरह से ये जो फोल्ड्स हैं इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टा कहते हैं, और ये जो खाली जैसे अंदर स्पेस पड़ा है इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं, इस स्पेस को हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होगा। मैट्रिक्स ऑफ सिंपली मैट्रिक्स भी कहते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, इसके अंदर क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल होता है। तो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था किलाई की जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की मदद से जैसे पायरुविक एसिड या पायरुवेट है ये कन्वर्ट हुआ, देन एसिटाइल कोएंजाइम ये भी इस मैट्रिक्स के अंदर हुआ। अब मैट्रिक्स के अंदर जैसे यकीनन कौन सा अनदर प्रोसेस दैट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे टीसीए साइकिल भी कहते हैं, क्रेब साइकिल भी कहते हैं, क्रेब साइकिल भी कहते हैं, वो उसका फिनोमेना होगा। इसमें जब साइकिल लफ्ज हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब है साइक्लिक इवेंट्स है। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम की इनपुट होगी या एंट्री होगी, एसिटाइल कोएंजाइम जो अभी लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन के जरिए बना था, उसके बाद जैसे एक सीरीज, एक पूरी सीरीज है साइक्लिक इवेंट्स है, साइक्लिक इवेंट्स हैं जिसमें जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में ऑलरेडी प्रेजेंट, जैसे इसमें 4 कार्बन कंपोनेंट मौजूद है जिसका नेम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसिटेट। उसके बाद इस ऑक्सैलो एसिटेट प्लस 2 कार्बन कंपोनेंट, यकीनन 2 कार्बन कंपोनेंट है जिसका नेम है एसिटाइल कोएंजाइम में। जैसे हाइड्रेशन का अमल होगा उसमें बनेगा सिट्रेट, सिट्रेट के बाद जैसे यकीनन एक सिस एकोनिटेट बनता है, सिस एकोनिटेट के बाद आइसोसिट्रेट, सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट, सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट के बाद जैसे यकीनन एक एनदर कंपोनेंट दैट इज आइसोसिट्रेट के बाद ये इंटरमीडिएट है बट हमारे बुक में इनकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा विद द रिमूवल ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह से NAD इज रिड्यूस टू NADH भी होगा, एक NADH मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसी तरह से इस अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद इसमें सक्सिनिल कोएंजाइम A होगा, NAD इज रिड्यूस टू NADH ये भी होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी यहाँ से रिमूव होगा। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट पहली बार जब डी कार्बोक्सिलेशन हुआ तो ये 5 कार्बन बन गया। आइसोसिट्रेट तक 6 कार्बन कंपोनेंट थे, उसके बाद जैसे अल्फा कीटोग्लूटारेट है ये 5 कार्बन, सक्सिनिल कोएंजाइम है यहाँ से भी जैसे एक और कार्बन रिलीज हुआ था तो अगेन ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन का कंपोनेंट। सक्सिनिल कोएंजाइम के बाद सक्सिनेट, सक्सिनेट के बाद फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट के बाद मैलेट, मैलेट के बाद यकीनन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। तो इसमें एक लाइक जैसे एंजाइम कौन से यूज होते हैं इनका जिक्र नहीं है, बट हमारे बुक के अंदर यही है कि कौन कौन से जैसे एक साइक्लिक इवेंट्स के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड किन किन जगहों पे बनती है, नंबर 2 कि लाइक एटीपी किस जगह पे बनेगा, नंबर 3 NADH कहाँ पे बनेंगे, नंबर 4 कि FADH किन किन जगहों पे जैसे बनते हैं। ये चीजें आपको याद करनी है। जैसे जहां पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है वहां पे NAD रिड्यूस टू NADH में होता है एक बार। नंबर 2 जैसे एक और भी पॉइंट है जहां पे भी NAD रिड्यूस टू NADH, मैलेट और मैलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तब यहाँ बनेगा। इसी तरह से सक्सिनेट से फ्यूमेरेट होगा उस जगह पे FADH बनेगा। तो इस पूरे सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर 1 साइकिल के अंदर 1 एसिटाइल कोएंजाइम जब इंटर होगा इस सिट्रिक एसिड साइकिल में या TCA साइकिल में, तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, NADH
जिसके हम यकीनन काउंट नोट करेंगे, FADH का काउंट नोट करेंगे, CO2 को का काउंट नोट करेंगे और ATP का काउंट नोट करेंगे कि कितने ATP ये बनते हैं। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जब इंटर होगा TCA साइकिल के अंदर तो 3 NADH, एक FADH, 2 molecules of carbon dioxide and 1 molecules of one molecule of ATP is produced during one acetyl coenzyme जब TCA साइकिल के अंदर एंटर होगा। इसी तरह से जब क्योंकि है जैसे दो मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम के एनदर साइकिल होगा तो इसका हम डबल करेंगे, NADH 6 हो जाएंगे, FADH 2 हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के 4 हो जाएंगे और इसी तरह से ATP मॉलिक्यूल जो वो 2 हो जाएंगे। तो और ATP जो बनते हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन प्रोसेस के जरिए बनेंगे, ऑक्सीडेटिव अभी नहीं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। वही सेम तरीका जो सुबह हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस के दौरान, जिससे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हुई, वही उसी तरीके के जरिए ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये सारे सीरीज अब इवेंट वन आफ्टर अनदर हम डिस्कस करेंगे, पहले इवेंट, दूसरे, तीसरे, चौथे इवेंट में जैसे क्या होते हैं और वन बाय वन। पहला स्टेप जैसे सिंथेसिस का स्टेप है, नंबर 1 स्टेप दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। पहले स्टेप के अंदर आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम जो कहां से आया था, लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन के साथ आया। लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर ऑलरेडी ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है जो 4 कार्बन कंपोनेंट है, प्लस में 2 कार्बन वाला कौन सा एसिटाइल कोएंजाइम है। रिजल्ट में कौन सा एक 6 कार्बन का कंपोनेंट बनता है जिसका नेम है सिट्रेट। तो इस सिट्रेट के बनने के अमल की वजह से इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रेट के अंदर 3 OH जैसे कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप होते हैं तो इसे TCA साइकिल, ट्राई कार्बोऑक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। सिट्रेट जैसे ये शुरू की पहली पॉइंट्स के अंदर ये वेरी क्लियर है कि जैसे इनके डिफरेंट नेम्स के हवाले से, सर हांस क्रेब की वजह से इसे क्रेब साइकिल कहते हैं, क्रेब साइकिल। इसी तरह से इन क्रेब साइकिल 2 कार्बन का मॉलिक्यूल जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ये कहते हैं जो 4 कार्बन का कंपोनेंट इस ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर सिट्रेट बनाएगा। पहला स्टेबल कंपाउंड सिट्रेट होता है तो इस वजह से सिट्रिक एसिड साइकिल कहता है। इसे ट्राई कार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इस कंपाउंड के अंदर जो है सिट्रिक एसिड या सिट्रेट के अंदर 3 कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। जैसे 3 ये कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, हर एक के साथ कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप होगा, इस वजह से हम इसे कहते हैं ट्राई कार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल कहते हैं। ये कार्बोऑक्सिलिक, ये भी कार्बोऑक्सिलिक, ये कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप 3 कार्बोऑक्सिलिक एसिड जैसे ग्रुप्स होते हैं तो इस वजह से TCA साइकिल कहते हैं। तो ये साइकिल के हवाले से नेम थे। पहले इवेंट के अंदर जैसे आपने देखा कि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो ऑलरेडी प्रेजेंट है 2 कार्बन कंपोनेंट एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे तो इसमें सिट्रेट बनेगा जो 6 कार्बन कंपोनेंट बन जाता है, 2 कार्बन 4 कार्बन। ऐसी चीजें आपको यकीनन याद करनी है। जैसे ये एसिटाइल कोएंजाइम में है और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड प्लस ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, रिजल्ट में क्या बनेगा, सिट्रेट बनेगा 6 कार्बन कंपोनेंट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस हुई है? सिट्रेट की हुई है। एसिटाइल कोएंजाइम में जो 2 कार्बन कंपोनेंट है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, क्या बनेगा? जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है उसके रिजल्ट में 6 कार्बन कंपोनेंट बनेगा जिसका नेम है सिट्रिक एसिड और सिट्रेट। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब साइकिल है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रेब साइकिल है जिसके अंदर 3 कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इस वजह से हम TCA साइकिल भी कहते हैं। तो पहला स्टेबल कंपोनेंट जैसे 6 कार्बन है दैट इज कॉल्ड सिट्रेट। एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सिलो एसिटेट वाटर मॉलिक्यूल की जैसे एडिशन हुई है और इस तरह से ये सिट्रेट बना है। तो पहले स्टेप को हम कहेंगे सिंथेसिस। दूसरा स्टेप है जिससे कहेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की मीनिंग होती है जैसे रिएक्शन से वाटर की रिमूवल, तो उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो यानी सिट्रेट अंडरगोज रीऑर्गेनाइजेशन बाय द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। इसमें वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी, द रिजल्टिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड सिस एकोनिटेट। उसके रिजल्ट में एक सिस एकोनिटेट बनेगा। फिर एनदर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड होंगे तो वह इससे आइसोसिट्रेट बनेगा। तो सिंपली ये कहेंगे सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट, सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट। पहले रिएक्शन के अंदर यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी, दूसरे रिएक्शन के अंदर यहाँ पे रीहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन
वाटर की रिमूवल, रीहाइड्रेशन, वापस वाटर की एडिशन होगी और उसके रिजल्ट में जैसे यकीनन आइसोसिट्रेट बनेगा. सिट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट. Citrate undergoes reorganization by the removal of the water molecule, resulting cis aconitate बनेगा. cis aconitate के बाद then again वाटर की एडिशन और आइसोसिट्रेट बनेगा. ये नंबर 2 स्टेप था. ठीक है, ये जैसे ऑक्सैलो सिट्रेट था, सिट्रेट से cis aconitate, cis aconitate से आइसोसिट्रेट. यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हुई और यहाँ से दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन और ये आइसोसिट्रेट बन गया. तो आइसोसिट्रेट अभी भी 6 कार्बन कंपोनेंट है. cis aconitate is converted into isocitrate with the addition of water. Actually citrate and isocitrates are isomers. ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं. उसके बाद चौथा स्टेप है रिएक्शन भी होता है इस स्टेप में, एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन होता है. जैसे आपको पता है कि आइसोसिट्रेट, जिससे सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना है, सिट्रेट भी 6 कार्बन कंपोनेंट है, आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन कंपोनेंट है. एक जैसे प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई, प्लस में जैसे ऑक्सीडेशन, NAD इज रिड्यूस टू NADH भी होगा. तो यानी एक NADH का मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड का इस रिएक्शन में बनेगा. जैसे ये आइसोसिट्रेट है, एंजाइमेटिक पाथवे एंजाइम्स की कैटालिसिस की वजह से ऐसे रिएक्शन होते हैं, जिसमें क्या होगा कि NADP और जैसे NAD इज रिड्यूस टू NADH और रिजल्ट में क्या बनेगा, एक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूवल हुआ है और 6 कार्बन से अब ये 5 कार्बन कंपोनेंट बन जाता है जिसका नेम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड. तो जो साइकिल है उसमें जैसे OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम है, सिट्रेट जो 6 कार्बन कंपोनेंट है ये 4 कार्बन था, ये 2 कार्बन, और आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन था. फर्स्ट टाइम जैसे कार्बन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में इसकी रिमूवल हुई है, तो पहली बार ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट है ये 5 कार्बन कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की जैसे रिमूवल हुई है और NAD इज रिड्यूस टू NADH. यानी ये दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कलेक्टिवली 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोसिट्रेट्स होगी, फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म अल्फा कीटो ग्लूटेरेट. अल्फा कीटो ग्लूटेरेट या ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन कंपोनेंट है, and the hydrogen and electron which are released from the isocitrate, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन जो आइसोसिट्रेट से रिलीज हुए थे are taken by NAD और इस तरह से NADH बन जाएगा, while the carboxyl group is released और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इसकी रिमूवल होगी, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस. सेम इस जैसा रिएक्शन एनदर रिएक्शन होगा बिल्कुल वही सेम, लाइक अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, इसमें भी जैसे हाइड्रोजन आयंस जैसे रिमूव होंगे, NAD इज रिड्यूस टू NADH और ये अगेन एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये बन जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम. बिकॉज इसके अंदर एक कोएंजाइम A भी जैसे ऐड होता है इस रिएक्शन के दौरान, पाथवे के दौरान, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई, NAD इज रिड्यूस टू NADH और ये बन गया सक्सिनिल कोएंजाइम A. बिकॉज कोएंजाइम A भी इसके साथ जब ऐड होता है तो ये सक्सिनिल कोएंजाइम A हुआ. सक्सिनिल कोएंजाइम A फर्स्ट टाइम अब जैसे 4 कार्बन कंपोनेंट है, सिट्रेट 6 कार्बन, आइसोसिट्रेट 6 कार्बन, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट 5 कार्बन, अब उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटेरेट के बाद सक्सिनिल कोएंजाइम A जो 4 कार्बन है, सक्सिनिल कोएंजाइम A के बाद सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिड, ये आगे सारे जो है 4 कार्बन कंपोनेंट है. इसकी में आगे कहीं पे भी डीकार्बोक्सिलेशन का अमल नहीं होगा. डीकार्बोक्सिलेशन जस्ट इन 2 स्टेप्स में हुई है, तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम. अल्फा कीटो ग्लूटेरेट जो 5 कार्बन कंपोनेंट है उसमें दोबारा से सेम हुई ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी. हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन आर रिलीज कहां से, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट से हुए, पहले जैसे रिएक्शन के अंदर जैसे आइसोसिट्रेट से रिलीज हुए थे हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन और देन ये NADH बन गया. इसी तरह से वही सेम अल्फा कीटो ग्लूटेरेट से हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, दो देन अगेन NADH भी बन जाएगा और इसी तरह से upon NAD to NADH while the carboxylic group is released in the form of carbon dioxide, एक another कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन गया.
देन इट कंबाइंस विद कोएंजाइम ए टू फॉर्म अल्टीमेटली कोएंजाइम ए बन जाएगा। तो अल्टीमेटली एक 4 कार्बन कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं कोएंजाइम ए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर को सक्सिनिल कोएंजाइम ए के बाद अब एटीपी मॉलिक्यूल बनने का अमल होगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसमें एटीपी बनने का अमल होगा जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की होगी। जैसे आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होती है और एक फास्फोरिक एसिड होता है। नाइट्रोजनस बेस अगर एडिनिन है तो उससे एडिनिन को न्यूक्लियोटाइड एडिनिन न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अगर यहाँ पे ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस है, न्यूक्लियोटाइड का नेम भी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन यानी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, ये थोड़ी सी जहन में होनी चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कैसे होगा? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ये कि सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए के पास अभी भी कोएंजाइम मौजूद है, तो ये कोएंजाइम की यहाँ पे रिमूवल होगी और रिमूवल होने के बाद सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट। अब जीटीपी प्लस जीडीपी प्लस पी इज जीटीपी, उसके रिजल्ट में जीटीपी मॉलिक्यूल, जीटीपी आगे जो है एडीपी को, जीटीपी रिएक्ट्स विद एडीपी, जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट रिएक्ट्स विद एडीपी और उसके रिजल्ट में एटीपी बनेगा और फिर क्या होगा, जीटीपी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू जीडीपी। ठीक है, जैसे ये पूरा रिएक्शन सक्सिनिल कोएंजाइम ए, इसमें जैसे कोएंजाइम जैसे रिमूव होगा और जीडीपी प्लस पी इज जीटीपी बनेगा। जैसे जीटीपी बनेगा तो उसके बाद क्या होगा कि ये जीटीपी जो होता है एडीपी प्लस पी, इसमें से एक एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा और जीटीपी जो होगा ये ब्रेक होगा इसमें जीडीपी प्लस पी के अंदर। तो इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होगा। इस रिएक्शन के दौरान सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनने के दौरान ये होते सारे रिएक्शन जैसे एंजाइम्स की मदद से हैं, जिनका जिक्र हमारे बुक में नहीं है, इतनी ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बट सिंपली आप ये कहेंगे सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनेगा तो उसमें कोएंजाइम ए की रिमूवल होगी और जीटीपी बनेगा और जीटीपी के बनने के बाद देन एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। और इस एटीपी बनने के अमल को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। व्हाई? बिकॉज एंजाइम ने जैसे यकीनन जैसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन वो होती है जिसमें एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट से फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है और डायरेक्टली एडीपी के साथ जैसे वो लिंक हो जाता है तो एटीपी बनता है। तो कोएंजाइम इज रिमूव्ड पहले हिस्से में फ्रॉम सक्सिनिल कोएंजाइम, रिजल्ट में सक्सिनेट बनेगा। The reaction releases sufficient energy that is used to combine GDP plus P is GTP, GDP plus P is GTP। और इसी तरह से जैसे GTP बनेगा reacts with ADP to form ATP और इसी तरह से वापस GTP किसमें अगेन कन्वर्ट हो जाएगा GTP में। In this way one molecule of ATP is generated by this reaction। और इस रिएक्शन में जैसे 1 molecule of ATP बनेगा। यहाँ पे आपने देखा कि 1 molecule of ATP बनता है जिस क्रैब साइकिल के दौरान। उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन एंड ऑक्सीडेशन का फिनोमेना है नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर। सक्सिनेट कोएंजाइम से फ्यूमेरेट बनेगा, फ्यूमेरेट सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनेगा। सक्सिनेट अंडरगोज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन की मीनिंग क्या होती है? यकीनन डिहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन टू फॉर्म फ्यूमेरेट और हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज। इस रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो दे आर एक्सेप्टेड बाय एफएडी और इस तरह से एफएडीएच बनेगा। एफएडीएच सिट्रिक एसिड साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं और ग्लाइकोलिसिस में नहीं होते हैं, ये सिट्रिक एसिड साइकिल में प्रोड्यूस होते हैं। लिंक रिएक्शन में भी एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं, एफएडीएच नहीं प्रोड्यूस होते हैं। एनएडीएच एफएडीएच ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो आगे कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन, इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी की वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन जैसे यकीनन एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स होता है, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स की मदद से वो प्रोटॉन दोबारा से पास होंगे, उनकी एनर्जी से एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। उस प्रोसेस को कहते हैं
phosphorylate are taken by FAD to form FADH. जैसे पाथवे के हवाले से साइक्लिक इवेंट्स हैं, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड प्लस 2 कार्बन कंपोनेंट एसिटाइल कोएंजाइम, ए सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा कीटोग्लूटेरेट के बाद सक्सिनिल कोएंजाइम है से सक्सिनेट से फ्यूमेरेट से मेलेट से वापस दोबारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सक्सिनेट फ्यूमेरेट मेलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब बहुत ही हम करीब आ चुके हैं आखिर में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तक। हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। हाइड्रेशन की मीनिंग होती है एडिशन ऑफ वाटर। इस रिएक्शन में जैसे एडिशन ऑफ वाटर हुई, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एडेड टू फ्यूमेरेट के साथ ऐड होगा, उसमें बनेगा मेलेट बनेगा। मेलेट के बाद अगेन वही सेम फिनोमेना जिसमें जैसे आपने देखा था कि लाइक इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और आगे उनको एक्सेप्टर होगा तो NADH एक और मॉलिक्यूल NADH का बन जाएगा। डिहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन, मेलेट अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन विच प्रोड्यूस मेलेट से वापस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और जो ये जो इलेक्ट्रॉन थे NADH को एक्सेप्ट करेगा, इस तरह से NADH बन जाता है। The hydrogen and electron which are released from melate, जो मेलेट से रिलीज होंगे वो यकीनन NAD उसको टेकअप करेगा और NADH बन जाएंगे। इसी तरह से वापस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया तो दोबारा से एसिटाइल कोएंजाइम और इस तरह के साइक्लिक इवेंट्स होते रहेंगे। साइक्लिक इवेंट्स होते रहेंगे, उसमें आपने जैसे बहुत ही आसान तरीके से इनको देखना है कौन कौन सी चीजें, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की डीकार्बोऑक्सिलेशन का फिनोमेना किन किन जगहों पे होता है। जहां पे डीकार्बोऑक्सिलेशन का फिनोमेना होगा वहां पे NADH मॉलिक्यूल भी बनते जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जैसे रिमूव होंगे, एक सबस्ट्रेट से रिमूव होते हैं, दूसरे उनके एक्सेप्टर भी होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इसमें जो इनको एक्सेप्ट करने वाले NAD होते हैं तो ये रिड्यूस हो जाएंगे NADH में। तो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे NADH प्लस में मेलेट से जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा तो एक और तीसरा NADH बनेगा। सिमिलरली एक वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH भी बनता है, कहां पे जब सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनेगा तब भी एक मॉलिक्यूल FADH का बनेगा। ATP मॉलिक्यूल कब बनता है? सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनेट के दौरान वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनता है। तो पूरे इस क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के हवाले से अगर हम बात करें, क्रेब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल के हवाले से बात करें तो इसमें क्या हमें एक जैसे कोएंजाइम में से क्या मिला है? हमें वन मॉलिक्यूल ऑफ GTP और ATP, 3 molecules of NADH, 1 molecule of FADH, एंड अगर जैसे हम देखें 2 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड हुए। अगर हम दोनों जैसे ये ईच एसिटाइल कोएंजाइम है, हर एसिटाइल कोएंजाइम ए से मिला, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे लिंक रिएक्शन में, तो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें भी यही सेम जैसे ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो हम सबको डबल करेंगे। जैसे 2 molecules of ATP और GTP, जैसे ये 3 molecules of NADH है तो हम 6 molecules of NADH, 1 molecule of FADH है तो 2 molecules of FADH, 2 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये यकीनन 4 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में 6 molecule of कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो 6 में से 4 जो मॉलिक्यूल होते हैं ये कहाँ प्रोड्यूस हुए? 6 में से 4 molecules प्रोड्यूस हुए हैं, वो हुए सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल के दौरान। 2 मॉलिक्यूल मजीद और कहां प्रोड्यूस हुए? वो प्रोड्यूस हुए लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हुए। अगर हम इन सारी जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के हवाले से थोड़ा सा अकाउंट देखें कि क्या क्या बना है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के हवाले से, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले जैसे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ था। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में आपने देखा कि पायरुविक एसिड बना था, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल थे। पायरुविक एसिड में से आगे एसिटाइल कोएंजाइम में बना था, एसिटाइल कोएंजाइम में इसके भी 2 मॉलिक्यूल बने थे। एसिटाइल कोएंजाइम में जैसे क्रेब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर दाखिल हुआ। सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर या क्रेब साइकिल, TCA साइकिल के अंदर क्या क्या बना? जैसे इसमें आपने देखा 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने थे, और इसी तरह से लिंक रिएक्शन के दौरान भी जैसे 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने थे।
ग्लाइकोलिसिस के दौरान जैसे हमने क्या देखा कि 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बने थे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए। इसी तरह से इस क्रेब साइकिल के अंदर जैसे अगेन हम कहेंगे 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनेगा, हर एक साइकिल में एक तो डबल होगा। और इसी तरह से ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने देखा कि 2 NADH मॉलिक्यूल बने थे। इसी तरह से लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे भी 2 NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। और इसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल 6 NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस, 3+3, 3 एक साइकिल में, 3 दूसरे साइकिल में। इसी तरह से 2 जो है FADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। अब ये सारे कौन से, लाइक ये जितने भी अभी ये जो प्रोड्यूस हुए हैं कि जैसे NADH और FADH, ये चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगी और इसी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के रिजल्ट में ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में ATP मॉलिक्यूल बनेंगे जिनकी तादाद होती है 32 ATP मॉलिक्यूल। तो 32 ATP मॉलिक्यूल इन्हीं में से बनेंगे और प्लस में जैसे ये 2 + 2 = 4, 4 ये मॉलिक्यूल बनेंगे। तो टोटल जैसे 32 + 4 = 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एक जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनेंगे। नेक्स्ट जैसे हम इसका एक अकाउंट भी बनाएंगे, हमारे NTP बुक में भी मौजूद है कि हाउ दीज 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ये प्रोड्यूस हुए, 6 CO2 प्रोड्यूस हुए, 36 मॉलिक्यूल ATP प्रोड्यूस हुए। तो होपफुली हम ये आगे डिस्कस करेंगे। बट जैसे अभी आपने पढ़ा कि सिट्रिक एसिड या क्रेब साइकिल, इसके निमोनिक्स भी है। निमोनिक्स के हवाले से अवर सिटी इज कैप्ट, जैसे अगर एक स्टेटमेंट बनाई जाए तो अवर उसकी एक निमोनिक्स है, स्टूडेंट्स ही बताते हैं, अच्छे निमोनिक्स के पास होते हैं। अवर सिटी इज कैप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मोबिस्टर्स। अब अगर हम इनको जैसे लाइक जैसे ओ को अगर देखें निमोनिक्स में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, OA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। C किसको जाहिर करता है, सिट्रेट को करता है। और I किसको जाहिर करता है, आइसोसिट्रेट को। आइसोसिट्रेट के बाद K किसको एक्सप्रेस करता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट को, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट को। अल्फा कीटोग्लूटेरेट कोएंजाइम है। सक्सिनेल कोएंजाइम के बाद सक्सिनेट के बाद यकीनन क्या है, सक्सिनेट के बाद फ्यूमेरेट, F फॉर फ्यूमेरेट के बाद M फॉर मेलेट के बाद वापस दोबारा OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसी तरह से आपने ये भी याद करना है कि ATP किन किन जगहों पे बना था, कौन कौन से, बहुत ही सिंपल, एक ही जैसे यकीनन जैसे एक ही आप इसी इलस्ट्रेशन में पूरा क्रेब साइकिल याद कर सकते हैं। जैसे आइसोसिट्रेट 6 कार्बन कंपोनेंट था, आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटेरेट, आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटेरेट में यहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था और एक जैसे NADPH भी बना था, NADPH बना था। इसी तरह से ये अल्फा कीटोग्लूटेरेट 5 कार्बन बन गया। उसके बाद एक अनदर यही सेम एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक यहाँ पे भी NADPH बना था। उसके बाद आपने देखा कि सक्सिनेल कोएंजाइम से सक्सिनेट बना था, यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल बना था। और इसी तरह से सक्सिनेट के बाद फ्यूमेरेट बनता है, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट तो वहां पे FADH बना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH। इसी तरह से देन यकीनन फ्यूमेरेट और देन अगेन मेलेट से वापस दोबारा OA बनता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH भी बना, NADH बना। तो इसी तरह से टोटल जो NADH एक साइकिल के अंदर जैसे हम नोट करेंगे 3 NADH और एक साइकिल में नोट करेंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक साइकिल में अगर नोट करेंगे तो 1 ATP और 1 FADH मॉलिक्यूल बनते हैं। अवर सिटी केप सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम मोबिस्टर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटेरेट, सक्सिनेल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मेलेट से वापस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इस पूरे एक जस्ट एक सिंगल पेज पे जो काम की चीजें सिट्रिक एसिड साइकिल के हवाले से
यकीनन आपके सामने मौजूद है। जस्ट 2-3 बार आप इनको रिवाइज करेंगे, यकीनन याद हो जाएंगे। वेरी सिंपल मेथड है, आसान तरीका। बाकी जैसे कार्बन के हवाले से ये 4 कार्बन कंपोनेंट है, ये 6 कार्बन कंपोनेंट है, आइसोसिट्रेट भी 6 है, अल्फा कीटोग्लूटेरेट 5 कार्बन, और इसी तरह से सक्सिनिल कोएंजाइम है, सक्सिनिल कोएंजाइम ये 4 कार्बन हो जाएंगे। आगे जितने भी है, सक्सिनेट भी 4 कार्बन, उसके बाद फ्यूमेरेट भी 4 कार्बन, मेलेट भी 4 कार्बन होगा। दोबारा से जब कोएंजाइम ई ऐड होगा, इसमें इनपुट होगी कोएंजाइम एक, एसिटाइल कोएंजाइम एक, एसिटाइल कोएंजाइम एक जो 2 कार्बन है, तो 4 + 2 ये 6 कार्बन बन जाएंगे। तो इसी तरह से थोड़े से आप शॉर्टकट या ट्रिक्स यूज करके बस आपको क्रैब साइकिल इसी तरह से नोट करना है, ताकि आपके एंट्री टेस्ट का जो मसला है वो हल हो जाए। ठीक है, तो बस हम सीओ का है नेक्स्ट हनीफ साहब।